So guys, if you are new on this channel, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the upcoming session guys, right? क्योंकि यहाँ पे जो है मैं हर कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपका जो है यहाँ पे अभी आपका पॉलिटी स्टार्ट हुआ है, प्लस में उसके बाद आज 9 बजे आपका जो है वो ज्योग्राफी की भी पूरी क्लास 6 की एनसीईआरटी आज मैं ख़त्म करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज इसी तरीके से आपको कंटिन्यूसली पूरे जीएस पेपर, साथ ही साथ आपका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं आपके लिए कराऊंगा। तो आज से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत मज़ेदार सेशन लेकर आया हूँ, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपका जो है यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए ही हेल्पफुल है। जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है, जितने भी पीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। जो भी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आते हैं उसमें भी तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे चीज़ टाइप के एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। तो यहाँ पे जो नया 6th एडिशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। एंड अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे भी जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको कोर्स खरीदना है अनअकैडमी से तो आप वहाँ से भी कोर्स खरीद सकते हो। कोर्स खरीदने के लिए क्या करना है आपको, जो है मेरे इस कोड को लगाओगे तो इससे आप ही को फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। SHIVGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हो गाइस, आपको 10% का जो भी कोर्स का फ़ी होगा वो आपका कम हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आपको मैथ्स की भी क्लासेस आपको बहुत जल्द जो इस वर्ष जो प्रीलिम्स लिखने वाले हैं तो उनके लिए भी मैथ स्पेशल बैच भी ला रहा हूँ। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। तो चलिए, और यहाँ पे कोड दिया हुआ है, आप इस कोड को अप्लाई करके 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हो, राइट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी स्टूडेंट्स हो जल्दी से क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो, राइट, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ आकर जुड़ जाएं और उनको भी बेनिफिट मिल जाए और वो भी इस बार जो है वो एग्ज़ाम क्रैक कर लें, राइट। क्लियर, एवरीथिंग क्लियर गाइस। ओके ओके, ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। शेयर कर दो जल्दी से, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हो, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हो जो आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आप इसको शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग पॉलिटी का पढ़ते हैं। आखिर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से, ये स्टार्टिंग कैसे हुआ। पहले जब हमारे देश में जो है वो ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो उस टाइम में जो है उस टाइम से लेकर अभी तक के बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे, और किस तरीके से आपका जो है पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, और पहला रेगुलेटिंग एक्ट से हमारा जो है इंडियन एक्ट्स जो 1935 है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारे देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी या ब्रिटिश लोग आए थे, वो किस रूप में आए थे, वो व्यापार करने के रूप में आए थे। और उनका जो व्यापार करने का जो कंपनी था उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आपको पता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो जो है यहाँ पे पूरे तरीके से पूरा का पूरा भारत पे जो है वो एक्सक्लूसिव राइट कर लिए। एक्सक्लूसिव राइट मतलब पूरा का पूरा उनका वर्चस्व हो गया। और ये जो वर्चस्व जो हमारे देश पे जो पूरा ट्रेडिंग पे, पूरा व्यापार पे जो राज किया गया, वो क्वीन एलिजाबेथ का चार्टर जो ग्रांट हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो वर्चस्व उनके द्वारा बना लिया गया। और ब्रिटिश यहाँ पे आए
मतलब व्यापार करने, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे उनको अच्छा लगा, यहाँ की इकोनॉमी उनको अच्छी लगी, जिससे उनको प्रॉफिट होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि फिर यहाँ से वो गए ही नहीं और यहाँ हमारी कंट्री में राज करने लगे। तो इसके बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? चलो, तो 1765 में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी जो है उसको पूरा फंक्शन मिल गया दीवानी का। अब यहाँ पे अगर हम लोग दीवानी के बारे में बात करेंगे तो दीवानी है क्या, ठीक है। तो दीवानी जो है, जैसे कि ये बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट गाइस, इसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन गाइस। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1765 से जो है यहाँ पे जो है, मतलब 1765 में जो है कंपनी का पूरा यहाँ पे किस चीज़ पे राज हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पूरा का पूरा ये दीवानी जो है उनके ऊपर आ गया। दीवानी का मतलब उस टाइम में क्या होता था कि पूरा रिवेन्यू और पूरा जो सिविल जस्टिस, वहाँ पे जो लोग के नागरिक जो है उनका जो है जस्टिस से रिलेटेड जो भी मैटर जो देखा जाता था वो कंपनी के द्वारा देखा गया। तो यहाँ पे इससे पहले क्यों नहीं देखा गया? तो इससे पहले जो था यहाँ पे जो राजा, जैसे बक्सर की जो लड़ाई हुई, तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो कब हुआ था? 1766 में। तो ये जो 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उसमें ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को। तो 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को ये हुआ आपका 1764 में। 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 1764 में हुआ। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके उस समय जो मतलब लीडिंग जो लीडर थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है। उनका नाम क्या था गाइस? उनका नाम था हेक्टर मुनरो। उन्होंने क्या किया कि 22 और 23 अक्टूबर 1764 को, और ये अकेले नहीं मिले। जैसे देखो हर बार क्या होता है कि एक होता है ना, कहावत कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाहे। तो वही हमारी भी कंट्री में जो है पहले के टाइम से ही बहुत जो है यहाँ पे हमारे अपने लोग ही हमारे देश के राजाओं को यहाँ पे धोखा दिए। तो यहाँ पे एक मीर कासिम थे। मीर कासिम, उनका नाम क्या था? मीर कासिम। ये क्या थे? तो मीर कासिम जो थे उन्होंने क्या किया? तो मीर कासिम जो थे वो बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल थे। तो ये मीर कासिम और ये हेक्टर मुनरो ने मिलकर 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को जो है यहाँ पे जंग छेड़ दिया, और इसी जंग को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोलते हैं हम लोग? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था? बक्सर के पास हुआ था। तो ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें जो इंडिया के तरफ से, इंडिया के राजा की तरफ से जो लड़े वो नवाब ऑफ कौन कौन लड़े? अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो लड़ा गया था यहाँ पे इंडिया के तरफ से, तो यहाँ पे लड़ा गया किसके द्वारा? नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ जो अवध थे उनके द्वारा लड़ा गया। जो अवध के नवाब थे उनके द्वारा लड़ा गया, ठीक है। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था गाइस? अगर उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनका नाम क्या था? अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो नवाब जो है, नवाब ऑफ अवध के द्वारा लड़ा गया, जिनका नाम था शुजा उदौला। क्या नाम था? शुजा उदौला। यहाँ पे आप समझ सकते हो, शुजा उदौला। ये एक नवाब थे। उसके बाद दूसरे नवाब का नाम क्या बोला गया? दूसरे नवाब का नाम था, यहाँ पे अगर मुगल एम्पायर के बारे में बात करें तो ये एक शाह आलम थे। उन्होंने लड़ा इंडिया के तरफ से, शाह आलम, ठीक है, द्वितीय। और उसके बाद जो है प्लस में राजा बलवंत सिंह जो काशी के थे, जो काशी के राजा थे, उनके द्वारा लड़ा गया।
काशी राजा बलवंत सिंह, राजा बलवंत सिंह के द्वारा लड़ा गया। इतना क्लियर है तो जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे किसके किसके द्वारा लड़ा गया ये तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1764 में जो है ये लड़ाई हारने के बाद पहले ये दीवानी किसके पास थी, जो भी रिवेन्यू, जो भी यहाँ पे टैक्स लिया जाता था या सिविल जस्टिस का जो भी मैटर देखा जाता था, यहाँ पे मुगलों के पास था इसका जो पूरा का पूरा राइट था। लेकिन जब ये जो बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में 22-23 अक्टूबर को, तो उसके बाद कंपनी के पास ये पूरा हारने के बाद ये पूरा दीवानी उनके पास चली गई और ये जो है सारा राइट्स जो है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का उनके ऊपर चला गया। ठीक है, राइट। और इसी तरीके से उनका जो है टेरिटोरियल पावर बढ़ने लगा। जब ये जंग में जीत गए तो इनका धीरे धीरे एक टेरिटरीज, जैसे 3 टेरिटरीज पे इनका राज हो गया। उसके बाद 1858 में जो है वो इसी तरीके से जो है 1858 में जो है वो सिपोई म्यूटिनी हुआ, जिसने ब्रिटिश क्राउन जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो रूल इन्होंने किया वो डिसकंटिन्यू हुआ। डिसकंटिन्यू इनका जो है अगस्त 15 1947 के बाद जो है यहाँ पे अंग्रेजों का राज, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो है वो खत्म हुआ। तो क्योंकि 1858 में जो है वो आपका सिपाही म्यूटिनी जो था, उसका मतलब एक तरीके से जो सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है यहाँ पे फिर जो है इनका राज खत्म हुआ। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे इंडिपेंडेंस आया तो हम लोगों को, जैसे कोई भी देश अगर स्वतंत्र होता है या कोई भी अगर आपको राज्य चलाना है तो उसके लिए आपके पास एक जो है रूल होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए जिसके अनुसार हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, राज करेंगे। तो यहाँ पे एक एम.एन. रॉय थे जिनको इस चीज़ के बारे में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट में एक तरीके से वो उसके बहुत अच्छे जानकार थे। तो उन्होंने 1934 में एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया और उन्होंने फिर उसके बाद जो वहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर 1900 इस पर्पज़ के लिए बनाया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है 1946 में बनाया गया और उन्होंने फिर इसको जो है 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। पहला यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, मतलब उनको जो है एम.एन. रॉय ने सजेस्ट किया इस चीज़ के बारे में। उसके बाद प्रपोज किया गया 1946 में और 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बहुत सारे फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर पॉलिटी के जो ब्रिटिश रूल से संबंधित है। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन इवेंट्स हैं हमारा ब्रिटिश रूल का, जो एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ा नींव का काम करता है, जिसमें जो है गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा, तो कुछ बहुत सारा चीज़ जो है वहीं से लिया गया है। तो उसी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले 2 टाइप में यहाँ पे रूल को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले पहला जो है रूल आपका 1773 से 1858 को, इसको बोला गया कंपनी रूल। ठीक है, पहला टाइप। दूसरा क्राउन रूल जो था वो 1858 से 1947 के बीच में चला, उसको बोल दिया गया क्राउन रूल। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो एक्ट था उसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट 1783, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इतना क्लियर है? ये चारों रूल को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का। तो ये एक्ट जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये पहला स्टेप था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, या रेगुलेट कर रहा था। जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैटर था उसको रेगुलेट कौन करता था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, जिसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो करता था। पूरा मामला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखता था। उसके बाद पहली बार इसमें रिकॉग्नाइज किया गया कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है वो कंपनी का, उसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया। तीसरा जो है यहाँ पे बनाया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे भारतीय जो है राष्ट्रीय प्रशासन जो है वो यहाँ पे फाउंड किया गया, यहाँ पे इसका भी नींव रखा गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इसका फीचर्स देखते हैं कि इस एक्ट का क्या क्या फीचर्स है। फीचर्स ऑफ द एक्ट हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। तो सबसे पहले, इससे पहले जो गवर्नर होते थे उनको क्या बोला जाता था, सिर्फ गवर्नर बोला जाता था। तो जो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे उनको सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोले जाएंगे। इसके बाद उनको क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला जाने लगा उनको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यहाँ पे इन्होंने 2 जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जो जिसमें 4 लोग होते थे, जो ये गवर्नर जनरल जो होते थे उनको सहायता करेगा। जिसमें आपका पहला जो गवर्नर जनरल हमारे भारत के बने उनका नाम है लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। उनका नाम क्या बोला गया, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, राइट। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये समझो कि इसके बाद जो है यहाँ पे फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को यहाँ पे सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखा गया। मतलब 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। तो इसमें तीनों प्रेसिडेंसी में इसको क्या कर दिया गया कि इसके नीचे रख दिया गया। मतलब गवर्नर जो 3 प्रेसिडेंसी के अलग अलग थे, बॉम्बे के अलग, मद्रास के अलग और यहाँ पे बंगाल के अलग होते थे। तो उनको जो है वहाँ पे रिपोर्ट किसको करना था, उनको जो है यहाँ पे रिपोर्ट करना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। जैसे पहले क्या होता था कि हर लोग अलग अलग अपना काम करते थे, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको किसको सबऑर्डिनेट रखा गया, मतलब उनके नीचे रखा गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे रखा गया। इसके बाद तीसरा जो रूल ये है, तीसरा इसका फीचर ये था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया 1774 में, ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और बाकी के 3 अदर जज होते थे जो वहाँ पे सब मिलकर एक साथ काम करते थे, उनकी सहायता के लिए वहाँ पे होते थे और वो अच्छे तरीके से वहाँ पे वर्क करते थे। इसके बाद जो है यहाँ पे 4th रूल ये है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन द एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट्स और द ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। मतलब वहाँ के जो लोकल्स होते थे, वहाँ के जो लोकल लोग होते थे, उनसे जो है जो भी कंपनी के लोग हैं या फिर जो भी कंपनी में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो वहाँ पे उनसे ना ही कोई चीज़ जो है कोई भी घूस एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो उसको पूरा इस एक्ट में जो है प्रोहिबिट किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि यहाँ पे इनके द्वारा इस रूल में ये मतलब इस चीज़ पे जोर दिया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल जो है वो कंपनी पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए जो है यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जो किस चीज़ के बारे में बताएगा, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कि आपको यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बताएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा कंट्रोल बताया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि पूरा कंपनी पे उसी का कंट्रोल होगा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसके ऊपर राज करेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया कि यहाँ पे ये भी जोड़ दिया गया कि जो भी यहाँ पे जो कोर्ट का जो भी मैटर होगा वो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट देखेगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी होता है, वही यहाँ पे क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। रिवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड जो भी भारत के ये सब अफेयर्स होंगे उससे रिलेटेड जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी है वो वहाँ पे रिपोर्ट करेगा। इस चीज़ पे किसको रिपोर्ट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में दिया गया। तो ये था ये सारा फीचर, राइट, ठीक है। तो पहला इसमें आपको ध्यान रखना है कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है 1774 में बना दिया गया, घूस का मनाही किया गया। और इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था इसी में, जिसके कारण जो है पूरा रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर जो है, यही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता था वो किसका गवर्निंग बॉडी होता था, ये गवर्निंग बॉडी होता था आपका
वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये किसके बारे में बताएगा, ये बताएगा आपका पूरा का पूरा किसके बारे में, ये सब मामले को के बारे में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में को बताता था। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्ट, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पहला एक्ट हम लोगों ने समझ लिया। अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट, मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दो कि यस सर समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है पिट्स इंडिया एक्ट क्या है कि देखो, पिछला एक्ट में कुछ डिफेक्ट था जिसको हटाने के लिए, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे नया एक्ट लाया गया, दैट इज कॉल्ड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसको क्या बोला गया, इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया 1773। और ये इसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक अमेंडिंग एक्ट पास किया 1781 का, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 2 ऑफ द 1784, ठीक है। तो यहाँ पे पिट इंडिया एक्ट जो है वो 1784 भी यहाँ पे इसको बोला गया। मतलब ये जो है 1773 का एक्ट को जो है वो रेक्टिफाई करने के लिए लाया गया। इस एक्ट को पास किया गया था 1781 में। इसको जो है यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। और इसीलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो है यहाँ पे हो जाता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब यहाँ पे इसके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये यहाँ पे पहले जो कंपनी था वो क्या देखता था, सब प्रकार का जो है वो फंक्शन कंपनी देखता था। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग बताया गया, अलग अलग यहाँ पे बात किया गया, ठीक है। इस एक्ट में कॉमर्शियल जो है वो अलग कोई देखेगा और यहाँ पे पॉलिटिकल जो है वो अलग कोई डिपार्टमेंट देखेगा, उसको बनाया गया अलग अलग। इसमें जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वो क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो यहाँ पे सारे मैटर्स को देखते थे, जो सारे मैटर को ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे, वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सबसे पहले मैनेज किया कमर्शियल अफेयर को। बट उन्होंने एक न्यू बॉडी भी बनाया जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो किस चीज़ को देखता है, पॉलिटिकल अफेयर को। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे कॉमर्शियल अफेयर देख रहा है एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज़ को देख रहा है, पॉलिटिकल अफेयर को। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो बना वो किस टाइप का हो गया, डबल गवर्नमेंट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन किस टाइप का हो गया, तो डबल गवर्नमेंट का होगा। जैसे एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन इस टाइप का भी आएगा कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग डबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में जो है वो पहली बार डबल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया था, यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इस पे भी जोर देता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो जितना भी ऑपरेशन है, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो या फिर रिवेन्यू है, वो जो भी ब्रिटिश का जो भी इस टाइप का जो कंट्रोल जो होता था वो सारा कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गया। और यही अब इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता था, वो सारा चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। मिलिट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सिविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिवेन्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। अब यहाँ पे जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्ट सिग्निफिकेंट दो रीजन से हुआ। पहला तो कंपनी का टेरिटरीज जो है वो इंडिया में यहाँ पे ब्रिटिश प्रोसेसन बोला जाने लगा, क्योंकि अब जो है पूरा कंट्रोल किसका आ गया, ब्रिटिश का आ गया। तो ये एक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है दो रीजन से। पहला कि कंपनी का टेरिटरीज जो है वो यहाँ पे पहली बार कंपनी के टेरिटरीज, क्योंकि सब किसके कंट्रोल में आ गया, कंपनी के कंट्रोल में आ गया। तो यहाँ पे जो भी टेरिटरीज था वो सब ब्रिटिश प्रोसेसन के अंदर आ गया। दूसरा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को जो है कंपनी अफेयर और उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए यहाँ पे बना दिया। तो इसलिए भी ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो है वो कंपनी का ज़्यादा मनमानी नहीं चल रहा था। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट रूल के बारे में, तो यहाँ पे ये होता है चार्टर एक्ट्स ऑफ 1833। इसके अकॉर्डिंग ये है कि ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण में सबसे बड़ा योगदान है। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश का जो है सेंट्रलाइजेशन करने में भारत में इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आखिर फीचर्स था, तो सबसे पहले इसमें बनाया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया।
जिसमें सारा का सारा जितना भी सिविल अफेयर्स हो या फिर मिलिट्री पावर है वो उसी के अंदर होने लगा। मतलब पहले गवर्नर जनरल जो बंगाल होते थे उनको क्या बोल दिया गया कि अब उनको जो है डेजिग्नेटेड किया गया कि उनका अब जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया जाएगा, और उनके अंदर सारा का सारा जो सिविल पावर होता था या मिलिट्री पावर होता था वो उनके अंदर जो है वो उन्हीं के पास होने लगा। और इसके बाद ये इस प्रकार का जो एक्ट बना था वो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पूरा का पूरा जो है वो ब्रिटिश का अब राज होने लगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरा का पूरा इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया। अब जैसे सिंपल सा आप एग्जांपल ले सकते हो कि पहले आप एक इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कि कोई व्यक्ति आपके पास पहले उसको बैठने का जगह नहीं था। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले यहाँ पे आए ट्रेडर्स के रूप में, फिर धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन किए, फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन किया, अब जो है पूरा देश पे उनका राज हो गया। और इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा इंटायर टेरिटोरियल एरिया पे उनका जो है पूरा उनका वर्चस्व हो गया, पूरा उनका साम्राज्य हो गया। ठीक है। और इस तरीके से जो है पहला जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है जब आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया तो पहली बार उसके जो पहले जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंडरस्टूड। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें और दो चीज़, जो भी गवर्नर जो पहले बॉम्बे और मद्रास के थे उनको जो है उनको ख़त्म कर दिया गया, उनका जो लेजिस्लेटिव पावर था उनको पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उन्हीं के अंदर पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव पावर, पूरा का पूरा भारत का लेजिस्लेटिव पावर आ गया। और पहले जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले जो एक्ट जो बनता था, पहले जो नियम जो बनता था उसको रेगुलेशन बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर जो एक्ट बना उसको एक्ट बोला जाने लगा। समझ में आया? पहले जो एक्ट बनता था, इससे पहले जैसे हम लोग किसके बारे में देखें, वहाँ पे एक्ट देखे, अभी हम लोगों ने दो एक्ट देखा। ठीक है। तो इससे पहले जो था चार्टर एक्ट से पहले, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने दो एक्ट देखा। एक हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है था, तो यहाँ पे जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो भी रूल्स जो एक्ट बनाए जाते थे उसको रेगुलेशन बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे जो चार्टर एक्ट्स में जो भी एक्ट बनता था उसको एक्ट बोला जाने लगा। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, चार्टर एक्ट्स ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो यहाँ पे अब तो दो रूल हम लोगों ने, दो फीचर्स पढ़ा। इसके बाद और भी बहुत सारे फीचर्स हैं अगर हम लोग बात करें तो और भी फीचर्स में क्या क्या है यहाँ पे जो है, इट एंड द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। ये पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल बॉडी के रूप में इसका जो है पूरा का पूरा जो भी काम काज था उसको ख़त्म कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। पूरा प्रशासनिक वर्क किसके द्वारा देखा जाने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और यहाँ पे जो भी कंपनी जो आपका कंपनी का टेरिटरीज इंडिया में था उसको जो है यहाँ पे उनकी मैजेस्टी पे, उनके हेयर्स पे, उनके सक्सेसर्स के द्वारा जो है वो यहाँ पे उनके कंट्रोल में आ गया। ठीक है। उनके द्वारा जो है जो भी यहाँ पे मतलब मैजेस्टी मीन्स आप ये समझ सकते हो जैसे महिम आप समझ सकते हो, महिम या फिर उनके जो वारिस होते थे उनके पास ये जो है पूरा का पूरा चला गया। ठीक है। तो ये जो है पूरा कंपनी का टेरिटरी जो है भारत का वो सब डायरेक्ट अब ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। उसके बाद चार्टर एक्ट जो है वो 1833 में ऐसा प्रयास हुआ कि यहाँ पे ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स हो। मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है ओपन जो है वो ओपन कंपटीशन हो कर दिया गया सिविल सर्वेंट्स के लिए, ओपन जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इंडिया शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग द एनी प्लेस। तो इंडिया को यहाँ पे जो है वो डिबार्ड नहीं किया जाएगा, उनको जो है रोका नहीं जाएगा इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए, चाहे वो इंडिया के किसी भी प्लेस से हो या किसी भी ऑफिस से हो या किसी भी एम्प्लॉयमेंट से हो अंडर दिस कंपनी, अंडर द कंपनी। ठीक है। लेकिन ये जो है प्रोविज़न जो है वो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निगेट कर दिया गया, मतलब इसको जो है
मतलब बर्खास्त कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि नहीं ये जो है गलत है, इसको हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट्स ऑफ 1833। अब इसके बाद जो आया वो आया हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यही जो है ये आपका ब्रिटिश का, अगर हम लोग बात करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो भी था, तो ये आपका एक तरीके से लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट था, लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1793 और 1853 में। और ये जो है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ा जो है वो लैंडमार्क है, एक तरीके से पद चिन्ह छोड़ता है। इससे ही हमारा बहुत सारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हेल्प मिला है। अब यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है इसका फीचर्स। तो ये जो है पहला तो ये सेपरेट होता है, पहली बार लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल काउंसिल का जो है यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, और इसमें जो है 6 न्यू मेंबर को ऐड किया गया जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल होगा। ठीक है, जिसको कहा जाने लगा लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ठीक है, और दूसरे वर्ड में एक जो है सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें जो है यहाँ पे विच कैन टू बी नोन एज द इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक जो है यहाँ पे बनाया गया पहला लेजिस्लेटिव काउंसिलर, इसमें जो है एडिशनल 6 न्यू मेंबर ऐड किए गए। ठीक है, एक और हम बनाया गया यहाँ पे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यहाँ पे एक एस्टैब्लिश करता है इंडियन, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आप बोल सकते हो। तो इसको जो है यहाँ पे जो है बनाया जाता है, इसको फॉर्म किया जाता है। और ये जो लेजिस्लेटिव विंग है काउंसिल का, ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करता है। सेम प्रोसीजर जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करेगा वैसे ही ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करेगा। और लेजिस्लेचर जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रीटेड किया गया, मतलब स्पेशल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है। तो यहाँ पे पहली बार जो है 1853 में जो है वो लेजिस्लेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया। यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया और यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट बना दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1853 का फीचर्स ये भी है कि यहाँ पे ओपन कंपटीशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स के लिए कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज यहाँ पे ओपन कर दिया गया, ओपन टू द इंडियन ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है कॉम्बिनेटेड मतलब सिंपल सा इसको रूल के द्वारा बनाकर जो है यहाँ पे जो है अब जो है इंडियन भी यहाँ पे क्या कर सकते थे, इंडियन भी यहाँ पे इसमें भाग ले सकते थे। एंड इसको जो है मौखिली कमेटी ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस के द्वारा अपॉइंट किया गया था 1854 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारतीयों के लिए सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट में उनको भाग लेने के लिए पहली बार 1853 में ही यहाँ पे मौका दिया गया कि यहाँ पे इंडियन भी जो है अब भाग ले सकते हैं। राइट, ठीक है। इसके बाद कंपनी रूल को जो है और एक्सटेंड किया गया और इसको अलाउ किया गया कि यहाँ पे जो भी ब्रिटिश क्राउन के प्रति जो ट्रस्ट है जो पहले लोगों का था वो जो है यहाँ पे लोग फिर से ऑब्टेन कर सके, फिर से प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसा जो है यहाँ पे नहीं हुआ और ये वर्क नहीं कर सका और इससे ये ब्रिटिश कंपनी को पता चल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया कि अब जो है यहाँ से हमको टर्मिनेट हो सकते हैं। जिस तरीके से हमारा जो है यहाँ से पार्लियामेंट टर्मिनेट हो गया, मतलब जिस तरीके से उनका जो है बहिष्कार होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद कंपनी रूल जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका एक्सटेंड हो गया और ये आपका बहिष्कार हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो ये हो गया पूरा का पूरा ख़त्म। किस चीज़ के बारे में अभी हम लोगों ने देखा गाइस, पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा कि कंपनी रूल कैसे किया। अब हम लोग क्राउन रूल के बारे में, कंपनी के बाद भी हमारे देश पे ऐसा नहीं है कि कंपनी जब रूल करना बंद कर दिया पूरा का पूरा, अब जो है यहाँ पे गवर्नमेंट क्राउन रूल आ गया, तो भी हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज हुआ। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है यहाँ पे ब्रिटिश का राज हो गया। तो यहाँ पे क्राउन रूल चला आपका 1858 से 1947 के बीच।
उसमें भी बहुत सारा एक्ट लाया गया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1858 में, इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया 3 साल 1861, 1892 और 1909 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका जो है वो 1919 में आया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1947 में। तो 1947 के बाद तब जाकर हमको क्या मिला, आज़ादी मिला हमारे देश को, ठीक है, हम लोगों को, राइट। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला एक्ट बात करते हैं, जो क्राउन का पहला एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका सिग्निफिकेंट एक्ट इसलिए माना गया, ये जो है ये आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद स्टार्ट हुआ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ये स्टार्ट हुआ था, और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, क्योंकि मेन जो है यही क्रांति से जो है पहली बार जो है यहाँ पे ब्रिटिश को ये लगा कि अब जो है हम लोगों को मतलब यहाँ से राज नहीं कर पाएंगे और अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और देश के लोगों को लगा कि अब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। और वो 1857 की क्रांति बहुत बड़ा जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हो, इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है, मतलब सिपाही विद्रोह भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जो है हिस्ट्री में देखेंगे। तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता था जो कारतूस जो बनता था वो किस चीज़ का, वो गाय का जो मांस होता था या फिर सुअर का जो मांस होता था उससे बनाया जाता था। तो पहले का कारतूस जो था वो लोग कैसे, सिपाही लोग कैसे बेचते थे इस पीरियड में, वो दांत से नोच कच्चा आ जाता था। तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के लिए जो है, इसीलिए जो है यहाँ पे सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्ट को जो है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला गया, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और पूरा ये पावर ट्रांसफर्ड हो गया किसको, गवर्नमेंट और टेरिटरीज एंड रिवेन्यू से रिलेटेड पूरा का पूरा ये चला गया ब्रिटिश क्राउन को। इसीलिए ये सब हम लोग पढ़ते हैं द क्राउन रूल में। अब यहाँ पे देखो कि इस एक्ट का क्या फीचर्स था। इस एक्ट के अगर फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहली बार ये इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of the Her Majesty। तो यहाँ पे उनके द्वारा, उनके मुहिम के द्वारा यहाँ पे ऐसा बताया गया कि अब पूरा का पूरा जो है वर्चस्व 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो पूरा का पूरा उनके अंदर कंट्रोल करा गया। और जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनको क्या बोला जाने लगा, वायसराय ऑफ इंडिया। और वायसराय जो होते थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे ब्रिटिश क्राउन के। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव मतलब अगर ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करने वाले को ही उस टाइम में जो है वो क्या बोला जाता था, वायसराय बोला जाता था। और पहला वायसराय हमारे देश में जो बने उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिस्टम, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भी खत्म हो गया बाई एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर जो था उसको भी पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड में बात करें तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस। यहाँ पे न्यू ऑफिस बनाया गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया, जिसमें जो है पूरा कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा का पूरा किसके हाथ में होता था, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में होता था। क्योंकि यहाँ पे अब पूरा कंट्रोल किसका होता था, वायसराय ऑफ इंडिया का। और वायसराय किसके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे। और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट होते थे। ये जो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनको चुना जाता था वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट होते थे, और जो अल्टीमेटली वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट फीचर ये है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो यहाँ पे जो है 15 मेंबर का काउंसिल भी बनाया गया इसी में 1858 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ताकि जो है यहाँ पे जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये हेल्प कर सके इनके कामकाज में। और ये काउंसिल जो था वो एक एडवाइजरी बॉडी था जो एक एडवाइस भी दे सकता था, ठीक है। और उस बॉडी का वहाँ पे ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे वो यहाँ पे काउंसिल के चेयरमैन के द्वारा इनको बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये हो गया फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे जो है इसमें जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन द काउंसिल जो है वो किस चीज़ के बारे में, कॉर्पोरेट एंड कैपेबल ऑफ सुइंग, जैसे मुकदमा करना है या फिर
कोई भी चीज़ को इंडिया में अगर जारी करना है या लागू करना है तो यहाँ पे इनके लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को यहाँ पे बनाया गया। उसके बाद जो है इस एक्ट में अगर हम लोग बात करें तो 1858 में ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंडिया यहाँ पे किया जाने लगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया। ये जो है 1858 का जो है ये रूल, मतलब यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया और ये आपका कोई भी सब्सटेंशियल वे नहीं था और ये अल्टर नहीं था, मतलब दूसरे तरीका का कोई गवर्नमेंट नहीं था। इससे जो है हमारे कंट्री को थोड़ा सा राहत मिला और थोड़ा सा मेन जो है यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन मेन यही चाहता था कि उनको ट्रस्ट मिले, उनको लगे कि हाँ अब जो है यहाँ पे उनके लिए उनके हित में कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारा फीचर्स था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1888 का। ठीक है, 1858 का, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। अब यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ पे जो है वो इंडियन को जो है गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज वहाँ पे जो है हम लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको परसुवेंस करने के लिए, उनके पॉलिसी का अनुसरण करने के लिए यहाँ पे 3 एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लगाया गया, एक 1861 में, एक आपका 1892 में, एक 1909 में। तो ये जो काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो ये जो एक्ट है इसमें ये बताया गया कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसमें जो है वो लोग इंडियन भी अवेलेबल होंगे, चाहे वो लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ हो, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे इंडियन को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वायसराय जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं कुछ इंडियन को नॉन ऑफिशियल मेंबर काउंसिल का, मतलब वहाँ पे एक्सपेक्ट करता है तो उसका नॉन ऑफिशियल मेंबर के लिए यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं कुछ इंडियन को। उसके बाद 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने जब वो वायसराय थे तो उन्होंने जो नॉमिनेट किया 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पहला एक राजा ऑफ बनारस को, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकन राव को जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने नॉमिनेट किया, मतलब उनको जो है उनको इंक्लूड किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे इनिशिएट किया गया प्रोसेस बाय द डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो पहले जो है यहाँ पे क्या किया गया था कि बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर थे उनको ख़त्म कर दिया गया था, तो इसको फिर से जो है रीस्टोर किया गया और फिर यहाँ पे जो है रिजर्व किया गया जो टेंडेंसी जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और जो क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट जो है 1833 में। तो ये जो है इसको यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें तो ये जो है एक तरीके से इसका जो है डिवॉल्यूशन किया गया। यहाँ पे जो ये रूल बना था, जैसे सबसे पहले तो इसको रीस्टोर किया गया। जैसे सबसे पहले जो है वो आपका वहाँ पे क्या हुआ था कि जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था और तो जो भी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर थे उनको हटा दिया गया था, उनको जो है पूरे अच्छे तरीके से वहाँ से कंट्रोल पूरा ख़त्म कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो है फिर से जो है यहाँ पे इसको रीस्टोर कर दिया गया डिसेंट्रलाइजेशन के कारण। और यहाँ पे जो पॉलिसी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो था सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी गाइस, तो पॉलिसी जो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव डिवॉल्यूशन जो था, जो लेजिस्लेटिव का जो भी पॉलिसी था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया। इंटरनल ऑटोनॉमी जो प्रोविंस इन 97, तो 1937 का जो प्रोविंस जो था उसमें जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें
तो जो भी यहाँ पे पहले तो सबसे पहला देखो, सेंट्रलाइजिंग द टेंडेंसी दैट द स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसको रिवर्स कर दिया गया, इसको उल्टा कर दिया गया। जो 1773 में जो आपका सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी था, जो स्टार्ट हुआ था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, वो आपका रिवर्स कर दिया गया। और दूसरा जो है यहाँ पे चार्टर एक्ट जो 1833 में जो ये हाई लेवल पे पहुंचा था उसको, तो यहाँ पे पहले इसको उल्टा कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो है फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, तो पीछे वाला एक्ट हम लोगों ने क्या देखा, ये भी 1861 है। तो यहाँ पे फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल के लिए बनाया गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इसको क्या बोला गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब विच वर एस्टैब्लिश इन 1861, 66 एंड 97। यहाँ पे तीन चीज़ बनाया गया, पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द बंगाल, दूसरा जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बनाया गया, और पंजाब आपका बनाया गया जो 1861 में बनाया गया। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस आपका 1866 में बनाया गया, और 1897 में जो है ये आपका बना जो है पंजाब बना। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ आपका बना, तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आपका किया गया। इसके बाद ये जोर ये भी देता है कि वायसराय जो है वो यहाँ पे रूल बना सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, और जो भी यहाँ पे जो उपयोगी, जो बिजनेस के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, काउंसिल के लिए जो ज़्यादा ज़रूरत होगा वो यहाँ पे उससे रिलेटेड रूल और ऑर्डर बना सकते हैं, मतलब रूल भी बना सकते हैं एंड ऑर्डर भी बना सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक पोर्टफोलियो जो है वो सिस्टम बनाया, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी किया गया। इसके बाद जो है यहाँ पे मेंबर जो वायसराय काउंसिल के जो होते थे, यहाँ पे वन और मोर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का जो इंचार्ज होते थे वो बनाया गया, एक या एक से अधिक ही डिपार्टमेंट में। जैसे पहले क्या होता था कि एक ही व्यक्ति अगर गवर्नर है तो गवर्नर ही देखता था, यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब समझिए। अब पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या हो गया कि अगर हर एक डिपार्टमेंट में आपका एक एक हेड होगा तो वो जो है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो मैटर देखेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वायसराय काउंसिल में यहाँ पे जो है वो इंचार्ज बनाया गया एक और अलग डिपार्टमेंट के लिए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का होता था उसके लिए अलग अलग इंचार्ज बनाया गया वायसराय काउंसिल में। और वही जो ऑथराइज होता था, जो वो फाइनल ऑर्डर बनाए जो काउंसिल के बिहाफ में उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। मान लो कि कोई डिपार्टमेंट है, कोई मान लो कि फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट उस टाइम में होगा, तो उस टाइम में वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे उसके लिए भी एक हेड बनाया गया, एक इंचार्ज बनाया गया, जो काउंसिल के लिए, वायसराय काउंसिल के फेवर में जो है उन्हीं के बिहाफ में क्या करे कि वो फाइनल ऑर्डर दे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे ऑर्डिनेंस भी ऑर्डर कर, मतलब वहाँ पे पावर था उनके पास ये पावर था कि वो वायसराय जो है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लागू कर सकते थे बिना कॉन्क्यूरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर नहीं चल रहा है उसके बाद भी वो क्या कर सकते थे, वहाँ पे वो ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लागू कर सकते थे अगर कोई इमरजेंसी है तो। और लेकिन ये ऑर्डिनेंस का टाइम जो होता था वो 6 मंथ का होता था, 6 मंथ से ज़्यादा ऑर्डिनेंस नहीं चलता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद आपका आ गया फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। इसका 1892 का जो एक्ट था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो 1892 का जो एक्ट था, ठीक है, वो क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो भी एडिशनल नंबर थे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको जो है यहाँ पे इंक्रीज करने के बारे में बात किया गया, लेकिन इसका ऑफिशियल मेजोरिटी जो है यहाँ पे मेंटेन रखा गया। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे ये बोला गया कि फंक्शन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और जो है यहाँ पे बजट के बारे में जो बात किया गया, एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, ये भी आपका यहाँ पे इस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है यहाँ पे फंक्शन बढ़ाया गया।
कि ताकि वो वहाँ पे मतलब उनको ये पावर दिया गया कि वो बजट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को जो एग्जीक्यूट करने वाला है, जो बजट लागू करने वाला है, उससे क्या कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये सारा चीज़ यहाँ पे पावर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे जो है सम नॉन ऑफिशियल मेंबर के लिए यहाँ पे जो है नॉमिनेशन प्रोवाइड किया गया। जैसे अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो वायसराय के रिकमेंडेशन के द्वारा यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर को ऐड किया जा सकता था, उनको नॉमिनेट किया जा सकता था। दूसरा, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे उनको गवर्नर के रिकमेंडेशन पे, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के गवर्नर होते थे, जो म्यूनसिपैलिटी के गवर्नर होते थे, जो यूनिवर्सिटी के गवर्नर होते थे, या फिर ट्रेड एसोसिएशन के जमींदार और चैम्बर्स जो होते थे, उनके रिकमेंडेशन पे उनको भी नॉमिनेट किया जा सकता था। तो ये सारा चीज़, तो नॉमिनेशन का भी यहाँ पे फैसिलिटी दिया गया कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल लेवल पे भी यहाँ पे वायसराय के रिकमेंडेशन पे, और जो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे उनको जो है किसके रिकमेंडेशन पे, उनको जो है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वायसराय के रिकमेंडेशन पे, यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को क्या किया जा सकता था, नॉमिनेट किया जा सकता था। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को गवर्नर के रिकमेंडेशन पे, कहाँ के गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्यूनसिपैलिटी के, यूनिवर्सिटी के एंड ट्रेड एसोसिएशन के जमींदार या फिर चैम्बर्स के द्वारा जो है उनको नॉमिनेट किया जा सकता था। तो ये सारा चीज़ जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्लियर। तो ये आपका था एक्ट, फीचर ऑफ द जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1892। एंड लास्ट एक्ट इसका ये है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो द एक्ट वाज अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन द फिलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट बोथ फॉर द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे ये एक्ट जो है एक लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन, इनडायरेक्ट प्रस्ताव रखता है कि यहाँ पे इलेक्शन में आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं नॉन ऑफिशियल सीट को, चाहे वो सेंट्रल पे हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे हो। लेकिन इलेक्शन जो है यहाँ पे, इलेक्शन वर्ड इसमें इस एक्ट में कहीं यूज नहीं हुआ है। इस प्रोसेस को जो डिस्क्राइब किया गया वो नॉमिनेशन के नाम पे डिस्क्राइब किया गया, और ये रिकमेंडेशन किसके अनुसार, सेंट्रल बॉडी के अनुसार होता था। तो यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड कोई बात नहीं किया गया है, यहाँ पे जो है इसको नॉमिनेशन से ही समझा गया है। इलेक्शन का मतलब नॉमिनेशन, राइट। तो यहाँ पे जो है इलेक्शन के बारे में कोई वैसा बात नहीं रखा गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इंडियन काउंसिल एक्ट का जो लास्ट एक्ट आता है, दैट इज द फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1909। ये है कि ये कंसीडर ऐसा किया गया कि यहाँ पे जो साइड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे वो सेंट्रल का हो या प्रोविंशियल का हो, तो ये जो है यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बढ़ाकर 16 से कर दिया गया 60। पहले कितने थे, सेंट्रल में यहाँ पे जो थे वो 16 से 60 कर दिए गए, लेकिन नंबर जो होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं था, फिक्स नहीं था, राइट। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिटेन किया गया अदर जो भी ऑफिशियल मेजोरिटी होते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको जो है रिटेन किया गया, राइट। ठीक है, साथ ही साथ उनको अलाउ किया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी के साथ वो जो है यहाँ पे जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में भी वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी अलाउ किया गया। तो पहला इनको जो है रिटेन किया गया ऑफिशियल मेजोरिटी में कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन किया गया। साथ ही साथ लेकिन अलाउ भी किया गया कि अगर वो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हैं तो उसके बाद भी वो पोजीशन यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब उनका जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही होगा, राइट, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो है इनका जो है फंक्शन भी एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन भी थोड़ा एक्सपेंड किया गया, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो दोनों लेवल पे काम करने लगा। पहला
मेंबर को यहाँ पे अलाउ किया गया कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, उसका रिजोल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे बोलने का अधिकार दिया गया 1909 में, कि मतलब अगर आप बजट ला रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे उस पर वाद विवाद किया जा सकता है। अगर आप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। क्लियर है? इसके बाद फीचर ऑफ एक्ट ऑफ द 1909, तो 1909 में ये प्रोवाइड किया गया पहली बार कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन, मतलब यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, चाहे वायसराय के या फिर गवर्नर के जो भी जो होते हैं, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर गवर्नर के जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होते थे, उसमें इंडियंस का होना जो है वो वहाँ पे उसको अलाउ कर दिया गया पहली बार कि यहाँ पे वायसराय काउंसिल में एंड गवर्नर्स के काउंसिल में क्या हो सकते हैं, इंडियंस हो सकते हैं। तो पहले ही वो कौन आए, सत्य प्रसाद सिन्हा, जो पहले इंडियन थे जिन्होंने वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, और उनको बनाया गया यहाँ पे लॉ मेंबर के रूप में। उनको क्या बनाया गया, उनको बनाया गया लॉ मेंबर। और उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया इस लॉ में एक्ट ऑफ 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ये बोला गया कि यहाँ पे कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया गया, मतलब कम्युनिटी के अनुसार उनको रिप्रेजेंट किया गया मुस्लिम के लिए, कि ये बोला गया कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। मतलब इसके अनुसार ये बोला गया कि मुस्लिम मेंबर को सिर्फ मुस्लिमों के वोट के द्वारा उनको चुना जाएगा, सिर्फ मुस्लिम लोग को वहाँ पे मुस्लिम ही वोट देकर चुन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्ट जो है इसको लीगलाइज कम्युनलिज्म बोला गया, और इसको लॉर्ड मिंटो ने इसको लाया, इसीलिए इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोला गया, लॉर्ड मिंटो को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही ये रूल लाया था लीगलाइज कम्युनलिज्म। पहली बार कब लाया था, फीचर्स ऑफ एक्ट जब था 1909 में, तब तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट लाया, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, कि मुस्लिम मेंबर को सिर्फ इलेक्टेड किया जा सकता है, किसके द्वारा, वो आपका मुस्लिम वोटर्स के द्वारा। समझ में आ गया? इसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी एंड कॉरपोरेशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। तो यहाँ पे ये अलग अलग लोग जो है यहाँ पे अलग अलग चीज़ को अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग जो है उसका हेड होगा। तो इसके बारे में भी यहाँ पे जो है ये छूट दिया गया, मतलब प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन को अलग कोई बताएगा, वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे चेंबर ऑफ कॉमर्स को अलग अलग कोई रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सिटी जमींदार अलग अलग कोई होगा, किसी एक आदमी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा, राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है क्या, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अगस्त 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ये बताया कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, कि अगर भारत में अगर हम लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं तो उसको जो है जो भी एक्ट अगर हम लोग ला रहे हैं तो उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोलेंगे। तो यहाँ पे पहली बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पहली बार इनेक्टेड किया गया, और ये लागू कब से हुआ, 1921 से। इसको जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे उस समय इंडिया के, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय ऑफ इंडिया थे, राइट। तो इसलिए इनका नाम जो है इस रिफॉर्म के अकॉर्डिंग भी बोला जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। तो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1939 लागू किया गया इनके नाम से। क्यों? क्योंकि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया कि उनका मेन यही था कि उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन कोई भी एक्ट का हो रहा है तो वहाँ पे उनके नाम से होना चाहिए, राइट। चलो, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में, इस एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस एक्ट में क्या बोला गया है,
इस एक्ट में ये बोला गया है कि यहाँ पे जो सेंट्रल कंट्रोल था जो प्रोविंस के ऊपर, उसको डिमार्केट किया गया और उसको सेपरेट कर दिया गया कि सेंट्रल का सब्जेक्ट अलग होगा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट अलग होगा। जैसे प्रोविंशियल मतलब ये समझ लो स्टेट, राइट। मतलब जैसे पहले क्या था कि सेंट्रल और प्रोविंशियल, सेंट्रल प्रोविंस पे भी सेंट्रल का कंट्रोल होता था, तो यहाँ पे अभी ये खत्म कर दिया गया। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो आपका ऑथराइज है लॉ बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रलाइज है, वो जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होगा वो सेंट्रलाइज ही होगा या फिर यूनिटरी ही होगा, ठीक है। अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें अलग राज्य है और वो अलग है। वहाँ पे प्रोविंशियल और जो आपका गवर्नमेंट जो स्टेट में चल रहा है वो आपका अलग अलग नहीं है, वो सेंट्रलाइज ही रहेगा। लेकिन सेंटर कुछ चीज़ में अपना जो है वो कुछ फील्ड में कुछ सब्जेक्ट पे अपना लॉ बनाएगा और जो है प्रोविंस अपना लॉ बनाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है वो दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा जो है वो रिजर्व। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा किया जाता था, गवर्नर के द्वारा, और जिसमें आपके मिनिस्टर्स जो होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो रिस्पॉन्सिबल होते थे, वो वहाँ पे हेल्प करते थे। रिजर्व सब्जेक्ट में क्या होता था कि यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेड होता था गवर्नर के द्वारा, और उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो लोग होते थे वो विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन इसमें जो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई योगदान नहीं होता था, वहाँ पे वो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। तो यहाँ पे इस तरीके का जो डुअल स्कीम जो चला गवर्नेंस का, इसको डायआर्ची बोला गया। डायआर्ची ये टर्म जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, जैसे डाई एंड आर्ची, इट मीन्स डबल रूल। तो यहाँ पे डबल रूल चला, और ये जो है ये एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग बात करें तो ये लार्जली अनसक्सेसफुल हुआ। इसका जो है बहुत बड़ा जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ द एक्ट के बारे में हम लोग बात करें, इस एक्ट का फीचर क्या है, राइट। अगर गाइस समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सेशन को शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार कि बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। तो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म जो है यहाँ पे किया गया, ठीक है। एंड पहली बार जो है यहाँ पे इलेक्शन के बारे में बोला गया, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है। तो बाई कैमरलिज्म मतलब होता है द्विसदन, राइट। तो ये हो गया आपका द्विसदन। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो। तो यहाँ पे पहली बार जो है वो बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो कंट्री में रखा गया, जिसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आपका रिप्लेस किया गया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर के द्वारा, जिसमें दो चीज़ है, इसमें दो पार्ट होता था। पहला एक अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था। एंड मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो है बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। तो ज़्यादा जो मेंबर होते थे अपर हाउस या लोअर हाउस का, वो आपका यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही चुना जाता था। और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड था, पहले ये जरूरी था कि 6 मेंबर जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो होते थे उसमें से 3 मेंबर इंडियन होते थे, ये जरूरी था, कमांडर एंड चीफ को छोड़कर। ये जरूरी था कि यहाँ पे 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो होते थे वो आपके इंडियन होते थे, ठीक है। ये इसी में दिया गया, इस टाइप का जो है वो रूल इसी में आया। इसके बाद थर्ड जो फीचर्स ये था कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यहाँ पे कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एंड यूरोपियन के लिए यहाँ जो है इसके लिए भी रूल दिया गया। यहाँ पे जो है इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब वोट देने का अधिकार जो है, यहाँ पे मताधिकार जो है वो दिया गया, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे जो लोगों के पास
प्रॉपर्टी है या फिर जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोगों के पास एजुकेशन है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वही वहाँ पे क्या दे सकते थे, मताधिकार उनके पास था और उनके पास फ्रेंचाइज करने की फैसिलिटी थी। तो ये चीज़ जो है ये इस एक्ट में था। इसके बाद यहाँ पे जो है एक नया ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। और यहाँ पे जो है जो भी कुछ फंक्शन होता था उसको जो है यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, तो वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। मान लो कि कोई भी जो है अगर प्रॉब्लम अगर हो रहा है इंडिया में, तो उसका प्रॉब्लम जो है वहाँ पे भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा वहाँ पे जो है उसको रखा जाता था और कुछ फंक्शन से रिलेटेड वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करके वहाँ से भी मैटर सॉल्व किया जाता था। ठीक है। इसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन को आपको जो है एस्टेब्लिश किया गया। इसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को पहली बार जो है 1926 में जो है वो सेटअप किया गया था। एंड फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स, तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट 1926 से ये रूल आपका लाया गया। इसके बाद पहली बार ऐसा सेपरेट किया गया कि प्रोविंशियल जज जो प्रोविंशियल जो भी बजट होते थे, प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, उसको अलग किया गया, इसको सेपरेट किया गया और ऑथराइज किया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो अपने बजट के लिए खुद से जो है वहाँ पे वो ऑथराइज है, वो खुद का बजट जो है वो खुद से प्रस्तावित कर सकता है, उसको जो है वो अपने अनुसार वर्क कर सकता है, अपने बजट को अपने अनुसार वो यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। इसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर द 10 ईयर ऑफ इट कमिंग इनटू द फोर्स। इसके बाद जो है यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया जो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे 10 साल के बाद जो है ये जो है काम करने के बाद, वर्किंग के 10 साल के बाद जो है यहाँ पे ये फोर्स में आया और इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट जो है यहाँ पे उसके बारे में भी जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया। ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो इंक्वायर्ड करता है इस चीज़ से रिलेटेड या फिर जो रिपोर्ट करेगा इसका वर्किंग के बारे में, कितने साल के बाद, 10 साल के बाद, जब से ये काम में आ रहा है उसके बाद। तो यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा एक्ट, तो ये आपका अभी जो एक्ट हम लोगों ने देखा ये आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसी के बाद जो है यहाँ पे अब आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आया साइमन कमीशन 1919 के बाद। तो साइमन कमीशन में जो हुआ था वो आखिर ये कमीशन था क्या, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साइमन कमीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 1927 में, ठीक है, 2 साल जब ये स्केड्यूल्ड हुआ उसके पहले, ठीक है, तो नवंबर 1927 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जो भी 7 मेंबर हैं स्टैट्यूटरी कमीशन के वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो ये जो अभी मैंने क्या बताया कि 10 साल के बाद जो है यहाँ पे इसके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो 10 साल के बाद, तो 10-19-10-29, तो 2 साल पहले ही यहाँ पे साइमन कमीशन के द्वारा, तो नवंबर 1927 में जब जो शेड्यूल किया गया था 1929 में होना था, लेकिन 2 साल पहले ही के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया कि जो भी 7 मेंबर हैं, जो स्टैट्यूटरी जो कमीशन जो बनाया गया था, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वहाँ पे जॉन साइमन थे, इसलिए इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। तो वो रिपोर्ट कर रहा था किस चीज़ का, कि कंडीशन ऑफ इंडिया जो है इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है वो आखिर कैसा काम कर रहा है, तो उसके लिए जो है 10 साल का टाइम जो है यहाँ पे फिक्स किया गया था। तो यहाँ पे 10 साल के टाइम से 2 साल पहले ही यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है दिया गया। तो जितने भी मेंबर जो थे कमीशन के वो क्या थे, ब्रिटिश थे। तो जितनी भी यहाँ पे पार्टी थी हमारे देश की, इंडिया की जितनी भी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, वो सारी पार्टी ने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार। क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, सारे के सारे मेंबर आपके ब्रिटिशियन थे। एंड यहाँ पे कमीशन ने सबमिट किया 1930 में
और रिकमेंड किया कि यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ डायरची, तो जो कि यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को बोला कि यहाँ पे इसको डायरची जो डबल गवर्नमेंट है उसको जो है इस तरीके का जो रूल अभी जो चल रहा है 1919 के अनुसार उसको ख़त्म करना है, क्योंकि 1919 में 2 रूल चल रहा था कि सेंट्रल अलग काम करेगा और यहाँ पे जो है प्रोविंस सेंट्रल अलग तरीके से काम करेगा, और यहाँ पे 2 तरीके से, जैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था और एक रिवर्स सब्जेक्ट था, तो उस पर जो है अलग अलग काम होगा। तो यहाँ पे जो है इसको एबॉलिशन करने के लिए यहाँ पे इसके द्वारा साइमन कमीशन के द्वारा बोला गया एन एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रोविंस में यहाँ पे ये बोला गया कि इसको एक्सटेंड करना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस प्रोविंस में, एन एस्टिब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो है एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट को भी क्या करना है कि यहाँ पे इसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यूएशन किस चीज़, उनका रिपोर्ट जो था उसमें क्या किया था कि यहाँ पे कॉम्युनल इलेक्टोरेट होना चाहिए एंड इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो जो 1930 में उन्होंने रिपोर्ट दिया उसमें सबसे पहला क्या बोला कि जो डायरची है उसको हटा दो। उसके बाद जो है सेकेंड जो रूल है, उसके बाद क्या बोला गया कि प्रिंसली स्टेट जो है या उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर ब्रिटिश इंडिया में जो फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है उसको बनाए रखिए। साथ ही साथ कॉम्युनल इलेक्टोरेट, जैसे जो कम्युनिटी के अनुसार या फिर जैसे मुस्लिम सिख को जो है मुस्लिम के द्वारा चुना जाएगा, सिख को सिख के द्वारा, तो इस तरीके से कम्युनल वाइज जो है यहाँ पे इलेक्टोरल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। तो ये सब के बारे में बोला जाने लगा। उसके द्वारा जो है साइमन कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट वहाँ पे दिया गया। टू कंसीडर, यहाँ पे इस प्रपोजल को कंसीडर करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे कन्वीन किया 3 राउंड टेबल। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट था वहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट। यहाँ पे 3 राउंड टेबल मीटिंग हुआ और इसके आधार पर यहाँ पे डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के आधार पर यहाँ पे वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हुआ जो प्रिपेयर्ड किया गया और सबमिट किया गया यहाँ पे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ पे ज्वाइंट ब्रिटिश पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में ये क्या किया गया, आपका सबमिट किया गया। इसमें रिकमेंडेशन ये किया गया कि यहाँ पे जो है कुछ सर्टेन चेंज के साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1935 जो है वो लाया जाए। कौन सा एक्ट लाया जाए? 1935। तो यहाँ पे 1935 एक्ट लाया गया, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब इसके लिए जो है इससे रिलेटेड एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस 1935 से पहले एक कॉम्युनल अवार्ड भी यहाँ पे लाया गया। अब कॉम्युनल अवार्ड जो है वो 19 अगस्त, जैसे अगस्त में 1932 में जो वहाँ के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक स्कीम जो है वो अनाउंस किया जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कॉम्युनल अवार्ड के बारे में जाना जाने लगा। जैसे आप समझ रहे हो कि ये यहाँ पे अट्रैक्ट करने के बारे में बात हो रहा है। जैसे पहला तो एक कॉम्युनल इलेक्टोरेट जिससे मुस्लिम या फिर अलग अलग जो लोग हैं फूट डालो राज करो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी कॉम्युनल अवार्ड के बारे में बोला गया। अवार्ड इज़ नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट, तो यहाँ पे अवार्ड जो है ये सिर्फ यहाँ पे इसके लिए नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नहीं है, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन के लिए नहीं है। ये साथ ही साथ आपका डिप्रेस क्लास जैसे शेड्यूल क्लास जो होते थे उनके लिए भी रखा गया। मतलब ऐसा बोला गया कि जो भी शेड्यूल कास्ट हो गए, जो मतलब लोअर जाति के जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी ये यहाँ पे रखा गया कॉम्युनल अवार्ड। गांधी जी जो है यहाँ पे डिस्ट्रेस हो गए, यहाँ पे जो ये जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो बढ़ते जा रहा है और डिप्रेस कास्ट जो है रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रिंसिपल पे वो जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हुए। उसके बाद उन्होंने एक जो है अपना जो है भूख हड़ताल कर दिया। मतलब यहाँ पे उस समय वो थे कौन से जेल में? येरावादा जेल में। कहाँ पे? पूना में। टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड, वो क्या चाहते थे? वो यही चाहते थे कि इस अवार्ड को मॉडिफाई किया जाए। उसके बाद एट लास्ट वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ
किसके किसके बीच में? लीडर ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में। तो वो जो एग्रीमेंट था उसी एग्रीमेंट को बोला गया पूना पैक्ट। इसमें ये बोला गया कि हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट में वहाँ पे रिजर्वेशन सीट दिया जाएगा डिप्रेस्ड क्लास को। तो यही से पूना पैक्ट से ही आपका स्टार्ट होता है रिजर्वेशन इन द इलेक्टोरेट। तो यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास को जो है यहाँ पे रिजर्वेशन सीट दिया जाएगा। अब इसके बाद आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक्ट जो है वो सेकेंड माइलस्टोन है अगर हम लोग पूरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखें तो, मतलब पूरा गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या है कि टोटल 321 सेक्शन थे। इसमें डॉक्यूमेंट डिटेल डॉक्यूमेंट है, इसमें 321 सेक्शन है, ठीक है, और 10 स्केड्यूल थे। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या था। तो ये बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंटेड था। तो ये पहला जो है ऑल इंडिया फेडरेशन जो है ये एस्टेब्लिश करता है। सबसे पहला इसने जो है प्रोविंस के लिए या फिर प्रिंसली स्टेट के लिए इसने क्या किया, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। उसके बाद एक्ट ने डिवाइड किया सेंटर एंड यूनिट इन द टर्म ऑफ द 3 लिस्ट। पहला कि यहाँ पे जो है 3 यूनिट आपका बांट दिया गया जो प्रोविंसेज होते थे या फिर प्रिंसली स्टेट होते थे। पहला ये बांटा फेडरल लिस्ट, जिसमें जो है सेंटर के साथ 59 आइटम, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रोविंस के साथ साथ आपके 54 आइटम्स होते थे, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद आपका कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पे बनाया गया। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या किया, तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, सेंटर प्लस आपका यहाँ पे प्रोविंसेस भी होंगे और प्लस में 36 आइटम, और बाकी का बचा हुआ जितना भी जो फील्ड बचा वो सब वायसराय के कंट्रोल में दे दिया गया। और फेडरेशन जो है वो कभी भी प्रिंसली स्टेट जो है एक दूसरे के साथ मिल के नहीं आ सकता है, नेवर कम इनटू बीइंग एज अ प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पे जो है फेडरेशन कभी भी प्रिंसली स्टेट के रूप में जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये बोला गया था कि इस चीज़ के बारे में। तो पहला यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया गया। जितने भी प्रोविंसेस से प्रिंसली स्टेट थे उनको 3 भाग में बांट दिया गया। प्रिंसली लिस्ट जिसमें सेंटर के लिए 59 आइटम के साथ, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंस के साथ 54 आइटम, एंड कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों हैं और 36 आइटम है, और बाकी का बचा हुआ सब का सब जो है वो किस में चला गया, ये आपका चला गया वायसराय में, ठीक है। इट इज़ गिवन, रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द वायसराय, राइट। अब इसके बाद क्या है कि फेडरेशन नेवर जो है कभी भी ये आपका प्रिंसली स्टेट जो है वो कभी भी ज्वाइन नहीं किया इस चीज़ से रिलेटेड। मतलब कभी भी फेडरेशन जो है वो कभी भी इस वर्क में आपका जो है वो प्रिंसली स्टेट का वर्क नहीं कर सकता है, मतलब ज्वाइन होके कभी भी उन लोग एक दूसरे का वर्क नहीं कर सकते हैं, राइट। ये आपका आ गया। इसके बाद ये जो है डायरकी वाला प्रोविंस पूरा हटा दिया। जो 2 रूल था कि प्रोविंस में 2 सब्जेक्ट था, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा था रिवर्स सब्जेक्ट, तो उसको जो है पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन दिस प्लेस। इसके जगह पे क्या आ गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गया, राइट। मतलब प्रोविंशियल का स्वर आज आ गया। मतलब प्रोविंशियल जो है अब अलाउ था कि वो जो है अपना एक्ट जो है वो बना सकता है और अपना एक्ट के अनुसार जो है वहाँ पे अपने फील्ड में वो काम कर सकता है। और एक्ट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस एंड दैट इज़ गवर्न, जो कि गवर्न किया जाता था एडवाइस ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। और यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होते थे वही वहाँ पे इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। इस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा जो है वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो एक्ट इंट्रोड्यूस क्या किया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, राइट। और गवर्नमेंट के द्वारा ये रिक्वायर्ड किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नर जो होते थे उन्होंने क्या बताया कि ये जो एक्ट है वो आवश्यक है कि ये आपको एडवाइस ऑफ मिनिस्टर के साथ और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका इसके अकॉर्डिंग ये काम करने लगा। और ये आपका इफेक्ट में कब आया, 1937 में।
और ख़त्म कब हो गया 1939 में। क्लियर है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में जो है इतना चीज़ हम लोग देख लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, तो ये जो है एडॉप्शन ऑफ द डायरकी एट द सेंटर, ये जो है ये क्या किया, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट पे तो इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन डायरसी जो है वो आपका सेंटर पे ये आपका एडॉप्ट कर लिया। कंसिक्वेंटली यहाँ पे फेडरल सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे डिवाइड किया गया रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रूप में। और ये प्रोविज़न ऑफ द एक्ट ये अभी तक जो है वो ऑपरेशन में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे इस एक्ट के अनुसार इसको जो है वर्क में लाया गया था। इसको बोला गया था कि यहाँ पे सेंटर जो है, सेंटर फेडरल सब्जेक्ट जो होगा वो आपका दो पार्ट में, दो सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला एक रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा हो जाएगा ट्रांसफर सब्जेक्ट। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा जो है नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस द बाई कैमरलीज इन द 6 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस। तो यहाँ पे जो 11 प्रोविंस में से 6 ऐसे प्रोविंस होंगे जिसमें क्या होगा कि द्विसदन होगा, मतलब द लेजिस्लेचर ऑफ द बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड। तो यहाँ पे ये सब जगह पर जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों होगा। और लेकिन यहाँ पे जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होंगे, लेकिन यहाँ पे यही बोला गया कि यहाँ पे 11 प्रोविंस जो उस टाइम में थे उसमें से 6 प्रोविंस में, जिसमें कौन कौन सा प्रोविंस था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, ठीक है, और यूनाइटेड जो भी प्रोविंसेज होते थे, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों आपके होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोअर हाउस, लेकिन वहाँ पे उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी था, ठीक है। इसके बाद जो है फर्दर यहाँ पे प्रिंसिपल जो है कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन पे भी यहाँ पे जो है वो फोकस किया गया, एक्सटेंड किया गया। यहाँ पे जो है इलेक्टोरल जो है डिप्रेस कास्ट के साथ साथ यहाँ पे विमेन एंड लेबर को भी दिया गया। तो पहले सबसे पहले मुस्लिम के लिए आया, फिर उसके बाद सिख जो हैं, और फिर आपको एंग्लो इंडियंस के लिए आया, फिर क्रिश्चियन के लिए आया। तो और साथ ही साथ इसको एक्सटेंड करते, और फिर यहाँ पे आपको शेड्यूल्ड कास्ट के साथ साथ यहाँ पे जैसे डिप्रेस्ड क्लास के साथ साथ आपका जो है यहाँ पे विमेन्स एंड लेबर को भी इंक्लूड कर दिया गया। मतलब वहाँ पे वो भी इलेक्टोरल, मतलब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहाँ पे बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के जो थे उनको दिया गया टीम ऑफ एडवाइजर्स, उन लोग वहाँ पे और भी लोग उनको बनाया गया और वहाँ पे सब लोग मिल के तब वहाँ पे काम करने लगे। इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे मताधिकार को भी बढ़ा दिया गया। यहाँ पे जो वोटिंग का जो कैपेसिटी था उसको बढ़ा दिया गया, मतलब लगभग 10% जो टोटल जो पॉपुलेशन था, 10% जो टोटल पॉपुलेशन था उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, उनको मिल गया वोटिंग राइट। तो यहाँ पे जो है वोटिंग राइट भी बढ़ा दिया गया लोगों को, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जो है करेंसी ऑन क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यहाँ पे ये किया गया, यहाँ पे ये बनाया गया, बट ऑल्सो एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया और आपका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो 2 और 2 से ज़्यादा प्रोविंस से मिलके बनता है, तो उसके लिए। तो यहाँ पे तो एक तो सेंट्रल लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, एक आपका स्टेट लेवल पे जैसे प्रोविंशियल लेवल पे, और दोनों मिल के जब बनाएगा, जैसे 2 या 2 से अधिक अगर प्रोविंस अगर मिलकर अगर बना रहे हैं तो वहाँ पे उसको बोला गया जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भी आपका बनाया गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपका प्रोवाइड इसलिए भी किया गया कि यहाँ पे फेडरल कोर्ट बनाया गया, मतलब यहाँ पे सेंट्रल कोर्ट भी बनाया गया, ठीक है, जिसका सेटअप 1937 में किया गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
and I am going to explain about the last act of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब 1947 में जो क्राउन रूल जो था उसके अकॉर्डिंग जो है ये लास्ट एक्ट आया, तो 20 फरवरी, जिसको बोला गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इस एक्ट के अनुसार ये बोला गया कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो क्लीमेंट एटली थे, ठीक है, क्लीमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया ब्रिटिश रूल को भारत में, और उन्होंने ये बताया कि भारत में जो है अब हम लोग राज नहीं करेंगे और ये 30 जून 1948 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे सारा पावर ट्रांसफ़र कर देंगे किसके हाथ में, रिस्पॉन्सिबल इंडियन के हाथ में। ये जैसे ही अनाउंस हुआ वैसे ही मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वो आ गए परेशानी में, उनको होने लगा टेंशन, तो वो क्या करने लगे, वो करने लगे डिमांड पार्टीशन का, कंट्री का। उसके बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कर दिया क्लियर कि कोई भी देश, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा, जो 1946 में बनाया गया था, अगर कोई भी पार्ट ऑफ द कंट्री अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। उसी दिन सेम डे 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, वायसराय ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने पार्टीशन प्लान भी बना दिया जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोला गया, और ये प्लान को एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के भी द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा, और इमीडिएट ये इफेक्ट में आ गया। इस प्लान जो है ये इंडियन जो है ये आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 9 जो है यहाँ पे 1947 के अनुसार ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसका फीचर क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो है ये हुआ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यहाँ पे इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट के रूप में 15 अगस्त 1947 के बीच में ऐसा बोला गया कि अब यहाँ पे जो है ब्रिटिश लोग राज नहीं करेंगे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, तो यहाँ पे भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा ये बोला गया कि यहाँ पे जो ख़त्म कर दिया गया, जो भी वायसराय जो थे उनका जो ऑफिस था वो ख़त्म कर दिया गया, उनका जो भी पावर था, एंड प्रोवाइडेड फॉर द ईच डोमिनियन a governor general who was to be appointed by the British king on the advice of the Dominion cabinet। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सारा चीज़ ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उनका मैजेस्टी गवर्नमेंट, उनका जो महीम जो गवर्नमेंट जो था ब्रिटेन में, वो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। मतलब अब उनको जिस देश के किसी भी मतलब गवर्नमेंट या किसी भी नागरिक से रिलेटेड, जो भी एक्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी सुधार या फिर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया, इन्होंने जो है जोर दिया, उनको एम्पावर किया कि यहाँ पे 2 डोमिनियन जो है वो फ्रेम और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव नेशन के लिए, और अगर उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो उसको रीअपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट को भी। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उस एक्ट से रिलेटेड आप वहाँ जाकर भी आप जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर उसको जो है क्या कर सकते हैं, रीअपील कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया, यहाँ पे एम्पावर किया, जो दोनों जो डोमिनियन जो था लेजिस्लेटिव फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स। तो जब तक यहाँ पे ये भी बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो दोनों डोमिनियंस का है लेजिस्लेट करेगा रिस्पेक्टिव, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बन जाता है तो तब तक पुराना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। एंड नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर द 15 अगस्त 1947। और कोई भी यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है 15 अगस्त 1947 के बाद यहाँ पे कोई भी एक्ट जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है, ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बोला गया कि
ये जो है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी का जो स्टेट का जो ऑफिस था वो भी ख़त्म कर दिया गया। और ये जो है इनका फंक्शन जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कॉमनवेल्थ अफेयर में ये आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद ये जो है प्रोक्लेम करता है कि ये यहाँ पे जो है लैप्स ऑफ ब्रिटिश पारामाउंट सी, जो भी यहाँ पे ब्रिटिश का जो सर्वोपरि था उसको भी ख़त्म कर दिया। जो इंडियन प्रिंसली स्टेट जो थे या फिर ट्रीटी रिलेशन थे या फिर ट्राइबल एरियाज़ में 15 अगस्त के बाद उसका जो है कोई ब्रिटिश पारामाउंटेंसी नहीं होगा, ब्रिटिश का कोई सर्वोपरि नहीं होगा और कोई भी राज्य पे उनका जो है वो राज नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्लियर है? अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करते जाना गाइस। एंड इट ग्रांटेड अ फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन एंड डोमिनियन इंडिया और द डोमिनियन ऑफ द पाकिस्तान एंड और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया कि अगर कोई भी प्रिंसली इंडिया का, भारत का कोई भी स्टेट, प्रिंसली स्टेट अगर ये चाहता है कि वो भारत का जो है वो पार्ट नहीं होना चाहता है, ठीक है, या फिर पाकिस्तान का पार्ट नहीं होना चाहता है, तो वो हो सकता है, उसके पास आज़ादी है कि वो अपना जो है खुद का एक अलग से स्टेट बना सकता है, खुद का जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकता है। अगर वो चाहे तो इंडिया को भी ज्वाइन कर सकता है, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकता है, अगर वो चाहे तो किसी को ज्वाइन नहीं करके अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रख सकता है, राइट। अब यहाँ पे जो है लास्ट, इसके बाद जो है फीचर्स ये है कि ये जो है गवर्नेंस जो है प्रत्येक डोमिनियन या फिर प्रोविंस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एक्ट जो है 1935, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक ये लागू रहेगा। और ये जो डोमिनियंस है, ठीक है, ये यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे जो है ऑथोराइज है कि यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसके बाद फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के अनुसार यहाँ पे ब्रिटिश मोनार्स, जो ब्रिटिश क्राउन का जो यहाँ पे राइट था, जो वीटो बिल जो था, आस्क फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स, वो भी आपको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। और जो राइट जो रिजर्व जो था गवर्नर जनरल, वो भी आपका यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे जो है कोई भी गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे फुल पावर जो है, फुल पावर टू असेंट टू द एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। तो यहाँ पे जो है ये राइट रिजर्व था, मतलब उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश मोनार्क को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये राइट उनके पास था कि जो भी जो है सहमति अगर कोई भी बिल में अगर उनको देना है तो उनके पास फुल पावर है कि वो वहाँ पे मतलब अब जो गवर्नर जनरल है वो अपनी सहमति जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो भी प्रोविंशियल जनरल हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बोला गया। एंड दे वर मेड एक्ट ऑफ द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन ऑल द मैटर। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को क्या बोल दिया गया कि यहाँ पे और जो भी प्रोविंशियल गवर्नर थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उनको हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया, मान लिया गया कि उनको वो स्टेट के क्या है, हेड है, राइट, क्लियर है, उनको हेड ऑफ द स्टेट बोल दिया गया। और यहाँ पे जो ड्रॉप द टाइटल इम्पेरर ऑफ इंडिया जो था वो आपका रॉयल टाइटल से जो है यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका इम्पेरर ऑफ इंडिया हो गया, जो रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ द इंग्लैंड जो था वो आपका ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो कुछ जो है लास्ट फीचर यही है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स और रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट जो है और बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया, ये भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और मेंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो है वो जो भी यहाँ पे 15 अगस्त 1947 के पहले जो ज्वाइन किए थे वो यहाँ पे सारा बेनिफिट एंजॉय करेंगे और वो टिल दैट टाइम उनका जितना टाइम तक उनका वर्क पीरियड होगा उतना टाइम तक वो काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टॉक से ये पता चला कि 14 से 15 अगस्त 1947 के बाद यहाँ पे जो है वो कोई वर्क नहीं रहेगा और यहाँ पे जो है ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया बने एंड उन्होंने जो है और जवाहरलाल नेहरू जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। एंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है
और इंडिया में जो है वो 1946 में जो है वो बनाया गया था, और बिकम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो आपका क्या बन गया, ये पार्लियामेंट बन गया भारत का। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया 2 पार्ट में बट गया। तो उसमें जो है बहुत सारा पार्ट जो है वो इंडिया में चला गया। जैसे अगर हम लोग बाउंड्री ऑफ द इंडियन डोमिनियन के बारे में बात करें तो उसमें जो है जैसे यहाँ पे जो रेड क्लिफ थे उनके द्वारा वही हेड थे जिन्होंने बाउंड्री को वहाँ पे बताया। तो जिसमें पाकिस्तान में चला गया आपका वेस्ट पंजाब जो था वो चला गया, सिंध चला गया, वेस्ट पंजाब, ठीक है, सिंध चला गया, बलूचिस्तान चला गया, दूसरा जो है आपका ईस्ट बंगाल चला गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ साइलहेट चला गया था, असम का जो था। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट का जो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो था कुछ पार्ट काट कर पाकिस्तान बना दिया गया। अब यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। तो ये पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट का है। जब 1946 में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो 1946 में इस तरीके से गवर्नमेंट था। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का पोस्ट ये था एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सब डिपार्टमेंट दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मथई को इंडस्ट्रियल एंड सप्लाईज, जगजीवन राम को लेबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको डिफेंस दिया गया, सी एच बाबा को वर्क, माइन एंड पावर, लियाकत अली खान को दिया गया था फिनांस, और जो ये जो थे अब्दुल रब निस्तार ये पोस्ट एंड एयर, असाफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, सी गोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट, एंड आई चुंद्रीगर जो थे वो उनका नाम, उनको जो है वो पोर्टफोलियो क्या दिया गया, कॉमर्स। एंड जो ये गंजफर अली खान जो थे वो उनको हेल्थ दिया गया। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट थे वो मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, क्योंकि इससे पहले 1946 में अगर हम लोग बात करें तो उस समय यहाँ पे क्या था, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करता था। तो यहाँ पे अब ये जो है और उस समय जो है यहाँ पे हेड ऑफ द काउंसिल कौन होते थे, वायसराय, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया देखें तो यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द फ्री इंडिया, जिसमें 1947 में मिला। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनको मिल गया। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मथई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, आरके जो है उनको मिला फिनांस, डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ, एंड जगजीवन राम लेबर, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल डिफेंस। एंड उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो राजकुमार, अमृत कौर जो है हेल्थ, एंड CH बाबा कॉमर्स, एंड VN गाडगिल जो है उनको वर्क, माइन एंड पावर से रिलेटेड डिपार्टमेंट मिल गया। रफ़ी अहमद केडवई उनको कम्युनिकेशन, एंड 13 में जो है वो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को जो मिला वो आपका मिला इंडस्ट्रीज एंड द सप्लाई से रिलेटेड, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया गाइस। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यूसली सेशन मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा पढ़ लिया। तो इसी तरीके से आप पूरे हमारे साथ जुड़कर जानकारी ले सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो ऑन ऑल द सोशल मीडिया, लिंक इज गिवन अंडर द डिस्क्रिप्शन गाइज। फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अनअकैडमी पे जुड़ना है तो अनअकैडमी पे भी मेरे इस कोड को अप्लाई करके 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हो, राइट। दिस इज माई कोड। सो नाउ गाइज आई एम गोइंग टू रैप अप द सेशन। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू गाइज, थैंक यू।